हेलो दोस्तों, आप लोगों को थिंक आईएएस पर स्वागत है। और हम आज क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कब कहाँ और कैसे का कंटेंट लाए। इसमें आपको यूपीएससी का मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और हमें इतिहास के बारे में बहुत फैक्ट जानने की मिलेगी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, जब हम एक अध्याय में रशीदा का सवाल। ठीक है, तो रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खियों पर गई। वह सोचने लगी 100 साल पहले कोई कैसे जान सकता है इतने वर्ष से पहले क्या हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि किसी चीज़ के बारे में पता लगाना, जैसे कि अभी की घटनाओं में पता लगाना हो, तो अभी की घटनाओं में पता लगाना होता है तो हम टेलीविज़न, टीवी या फिर रेडियो, अखबार या फिर अन्य कोई सलाह व्यक्ति से लेकर के और अभी के बारे में जान सकते हैं। लेकिन जब अतीत के बारे में जानना होता है तब हम कैसे जानते हैं? तब अतीत के बारे में हम लोग को जानना होता है। ठीक है, जैसे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकार, संगीतकार, फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन से गीत गाते थे। ठीक है, जैसे कि लोगों का जीवन और गतिविधियाँ उनका कैसा था, भोजन और वस्त्र, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे। फिर आ जाता है विभिन्न श्रेणियों, आखेटक, शिकारी, पशुपालकों, कृषक, शासकों, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकारों और कलाकार कैसे जीते जाते थे। इन सब हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे संगीत और खेल, बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, क्या गीत गाते थे। फिर स्रोत, जानकारी का साधन, क्योंकि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते। मेन जैसे खान पान के तरीके, शिकारी जंगलों में फल मूल इकट्ठा करते थे, जानवरों को शिकार करते थे, जबकि किसान और फल पशुपालकों अपनी ज़रूरत को खेती किसान पूरा करते थे। इतिहासकार का काम, क्योंकि अतीत के बारे में जानना है तो एक अच्छे इतिहासकार तो किसी न किसी साक्ष्य के थ्रू ही वो अपना अतीत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसे पांडुलिपि हो गया, साक्ष्य हो गया, जो उस तरीके से निकलते हैं। जैसे कि इतिहासकार का काम था सभी बातों को जानकारी हमें पुरानी किताबों, पांडुलिपियों, पत्थर या धातुओं से खुद लेखों, अभिलेखों और पुराने चीज़ों जो पुरावेशों की खोज से मिलती है, वो चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, अतीत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। फिर आते हैं हम लोग कि लोग कहाँ रहते थे। तो लोग कहाँ रहते थे, तो लोग इस नदी के तट पर रहते थे, जहाँ रहने वाले आरंभिक लोग कुछ कुशल संग्राहक थे तो कुछ आसपास के जंगलों के विशाल संप्रदाय के लिए थे। तो हम लोग को देखना है कि पहले का जो लोग थे वो नदी किनारे ही क्यों रहते थे। ठीक है, जैसे नर्मदा नदी के तट पर सुलेमान तीर्थक पहाड़ियाँ, गारो और विंध्य पहाड़ियाँ, सिंधु व गंगा नदियों के किनारे वो आखिर में क्यों रहते थे, प्रमुख क्षेत्र और उनका महत्व। हम लोग जानते हैं नर्मदा नदी के तट पर लोग क्यों रहते हैं। यहाँ के कई लाख वर्ष पूर्व लोग रहते थे, आज से लाख 100 साल पहले, 200 लाख साल पहले। तो कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों में फलों, जड़ों और अन्य उत्पादनों से भोजन प्राप्त करते थे तथा जानकारी, शिकार, आखेट करते थे। फिर आ गया सुलेमान और कृथक पहाड़ियाँ जो उत्तर पश्चिम में पड़ता है। यह लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष के सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों के उगाना शुरू किया था। यही सुलेमान और कृथक पहाड़ियाँ है जहाँ पे लोग सबसे पहले गेहूं व जौ उगाना शुरू किए थे 8000 साल पहले। भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना, यही सुलेमान पृथक पहाड़ियाँ जो इस वक्त जो लोग रहते थे उन्होंने अपना शुरू किया। गारो और विंध्य पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियाँ के क्षेत्र है जहाँ पे कृषि का विकास हुआ। विंध्य में उत्तर में ही सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ठीक है, और सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, हम लोग जानते हैं सिंधु लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे शुरुआत, फले फूले तथा विकास हुआ। जिससे हम लोग देखेंगे गंगा नदी की सहायक नदी, तो गंगा नदी आज से 2500 वर्ष पूर्व के किनारों और इसके दक्षिण में मगध जो एक बड़ा राज्य बना, इसके इलाके नगरों का विकास हुआ। हम लोग जानते हैं मगध का शुरुआत बिहार में सबसे बड़ा वो गण राज्य स्थापित किया।
ठीक है, जिससे ये मैप देख कर आप पता कर सकते हैं कि कैसे लोग कौन कौन से नदी के तट पे रहते थे पहले, अतीत के बारे में हम लोग को यहीं से जानकारी प्राप्त होगी। आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं, वही इस आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहाड़ी, पर्वत, समुद्र, उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। हम लोग ये भी देखेंगे इस अध्याय के अंदर कि जो हमारा प्राकृतिक जो मानचित्र आपदा थी, उनको जैसे पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र, उपमहाद्वीप, तो पहले के लोग जो थे इसको पार नहीं कर पाते थे। जैसे देश का नाम, तो हम लोग जानेंगे कि देश का नाम कैसे पड़े। अपने देश में प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग है। इंडिया शब्द का इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। अपने एटलस और ईरान की यूरान नामक लगाओ, जो 2500 वर्ष पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली रानियों का थे। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे सिंधु नदी का जुड़ाव। ठीक है, तो सिंधु नदी इंडिया शब्द का इंडस से निकला है, जो संस्कृत उसे सिंधु कहा जाता है। ईरानी शब्द यूनान, जो लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पूर्व में पश्चिमी ईरानियों का यूनान में सिंधु का आगमन हुआ था, जिसमें इंडोस के वो लोग क्या करते, इंडोस बोलते थे। कहा जाता था कि इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश या इंडिया नाम दिया गया। भारत नाम की उत्पत्ति, हम लोग जानते हैं भारत नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ऋग्वेद में उल्लेख है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए होता था। ठीक है, जिसमें संस्कृत ग्रंथ में ये भी दिया गया कि इस समूह का प्रारंभिक उल्लेख लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, जो कृति ऋग्वेद से मिलता है। और संपूर्ण देश के लिए प्रयोग जो इसके बाद में हुआ था, बाद में इन नामों का प्रयोग हमारे पूरे देश के लिए होने लगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अतीत के बारे में हम लोग कैसे जाने। तो अतीत के बारे में हम लोग जस्ट थोड़ा पीछे बताए थे कि पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व से जुड़ी वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए हम लोग अतीत के, जैसे अतीत के हो गया पांडुलिपि, तो हाथ से लिखी गई पुस्तक है जो ताड़ के पत्तों से फुरी फरी पेड़ के छाल पर मिलती है। हम लोग जो ताड़ के पेड़ होते थे जिस पे पांडुलिपि पहले के अतीत के लोग उसी पे लिखते थे। अभिलेख, जो पत्थर या धातु जैसे कठोर सतहों पर खुदी हुई अखेती गई लिखावट होती थी। फिर आता है पुरातत्व। पुरातत्व इमारतों और अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ, औजार, हथियार, बर्तन और सिक्के, जानवरों का, पौधों और अवशेष। इससे हम लोग क्या करते हैं, अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं। हड्डी और बीजों जांच, पुराने समय में लोगों को खान पान का पता चलता है कि वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे आगे कि इस इतने वर्ष बाद पांडुलिपि को कीड़ों क्यों नहीं खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसा पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। पांडुलिपियों, मंदिरों और विहारों, जो बिहार जो है बौद्ध मठ के रूप में जाना जाता है, में प्राप्त होती, जो पुस्तक धार्मिक मान्यता, व्यवहार और राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि विषयों में चर्चा मिलती है। हम लोग इसको पूरा देखेंगे ना, तो ये अभिलेख का अध्ययन करते हुए जो पत्थर अथवा धातु जैसा अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर क्या किया गया था, गुथवा दिया गया था। जो पहले के राजा, जो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, फिर ये अशोक, ये सब जो थे, वो सब अभिलेख बहुत सारे मिले हैं अभी भी भारत में। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक, इसका क्या अध्यय है। अतीत एक या अनेक, इसका शीर्ष मुख्य अर्थ होता है जैसे कि कुछ अलग अलग समूहों का लोग, अतीत का अनुभव भिन्न है, जिसमें इन किताबों के नाम में हमारे अतीत जैसे कि हो गया ना, बहुवचन शब्द है। ठीक है, तो यह दर्शाता है कि राजा और रानियों का जीवन तथा किसानों और पशुपालकों का जीवन एक जैसा नहीं था उस वक्त। और विभिन्न समूहों को अलग अलग, जैसे राजा रानी था अपना जीवन अलग तरह से जीते थे, किसान और पशुपालक थे वो अपना रोजमार्ग का भोजन और काम के लिए अलग तरीका अपनाते थे, वो अलग तरीके से जीते थे। फिर व्यापारी आ गया था, व्यापारी अपने काम और यात्राओं से अलग हिसाब किताब रखते थे। आज की विभिन्नता है, तो आज अलग अलग रीति रिवाज, जैसे आज भी हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग नियमों और रिवाजों का पालन करते। विभिन्नता अनुभव, अंडोमार द्वीप तथा लोग अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करते प्राप्त करते, जबकि शहरों में लोग भोजन के लिए बाजारों पर निर्भर होते हैं। फिर आ जाते हैं तिथियों तथा महत्व का घटना। तिथियों तथा महत्व का घटना ये क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि तिथियों हमें बताती है कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना बाद में हुई, जिससे हमें इतिहास के कारणों का परिणाम को समझ पाते हैं। फिर आता है बीसी और एडी। बीसी और एडी का अर्थ क्या होता है। जब हम लोग जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले और जन्म के बाद की बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके लिए हम लोग को तारीख को सही से निर्धारित करने के लिए बीसी और एडी के लिए
जैसे इतिहास के समय में ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी जो बिफोर क्रिस्ट ईसा पूर्व और उनके जन्म के बाद एडी एनो डोमिनो जो ईस्वी के बांटा गया। नए शब्द बी सीई और सीई आजकल पुरानी शब्दावली की जगह बीसीई बिफोर कॉमन ईरा और सीई कॉमन ईरा का उपयोग किया जाता है। बदलाव की पहचान इतिहास केवल राजाओं और उनकी लड़ाइयों के तरीका का हिसाब नहीं बल्कि यह दिखाता है कि किस समय के साथ आम लोगों का जीवन खान पान समाज का क्या बदलाव है। इसके बारे में हम इस चैप्टर को अध्ययन किए। तो बस यही दिया हुआ है और आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।